मनोज सर, लेकिन आपने मुद्दों का जिक्र तो शुरुआत में किया। सर, मैं अगर दक्षिण को पहले आपसे समझना चाहूँ, आपको लगता है कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपनी ताकत इस बार झोंकी है, जिसका जिक्र अभी राहुल देव सर भी कर रहे थे, हो सकता है कि केरल में कुछ चौंकाने वाले नतीजे आ जाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए, वोट प्रतिशत के लिहाज से या सीट के लिहाज से, या दक्षिण भारत के बाकी राज्यों में भी? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, तमिलनाडु और केरला की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को सीटों के टर्म्स में वहाँ कुछ हासिल नहीं होगा। तमिलनाडु की अगर जैसे तमिलनाडु में तो इलेक्शन पूरा हो चुका है, वहाँ जो दो पार्टियाँ हैं डीएमके और एआईएडीएमके, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टीज़ हैं, उनका कैडर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बीजेपी का तो जहाँ मेन एम वहाँ यही है कि एआईएडीएमके, क्योंकि अब जयललिता वहाँ नहीं है, उनकी डेथ हुए 8 साल हो चुके हैं, तो उसके बाद वो पार्टी थोड़ी वीक होगी और उसका जो वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा शिफ्ट नहीं होगा कि उसको वो सीटों में इस बारी कन्वर्ट हो। केरला की अगर हम बात करें तो एक का सीट में लगता है कि बीजेपी को लगता है कि वो अच्छी फाइट दे रही है, लेकिन बीजेपी को भी मालूम है कि वहाँ परसेंटेज ऑफ वोट जब भी 19-20% अगर हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन सीट मिलने के चांसेस वहाँ काफ़ी कम है। अगर राजस्थान की बात करूं, राहुल सर, आपको लगता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए, चूंकि पाने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, 2 बार से आप क्लीन स्वीप कर रहे हैं, खोने के लिए बहुत कुछ है, कांग्रेस पार्टी के लिए एक संभावना यहां पर नजर आती है, खासकर कुछ सीटों का जिनका जिक्र लगातार होता रहा है पहले? निश्चित रूप से राजस्थान में इस बार बहुत रोचक होगा। ये तो तय है कि पिछली बार की तरह उसी प्रतिशत का और उतनी ही सीटों का बने रहना बहुत मुश्किल है। कुछ कमी तो निश्चित आएगी। कुछ सीटों के बारे में हमें मालूम है कि वहां पर मुकाबला काफी ज्यादा कड़ा है, बीजेपी के लिए संकट है। बाड़मेर की एक स्थिति बहुत हम जानते हैं, बाकी जगह भी जैसे राजपूतों में वहां पर जो नाराजगी है वो किन किन क्षेत्रों में, किन चुनाव कॉन्स्टिट्यूंसीज में कितना असर डालेगी, ये राजस्थान के विशेषज्ञ जानते हैं। लेकिन कम से कम 5-6 जगह तो इसका सीटों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। और पूरी कोशिशों के बावजूद बीजेपी अभी राजपूतों को अपनी ओर उनको मना नहीं पाई है, हम कहें पूरी तरह से। तो इस बार कांग्रेस की उम्मीदें अगर राजस्थान से हैं तो वो अकारण नहीं है, उनका एक आधार है। ठीक है एनके सर, एक चर्चा जो हर चुनाव में लगातार होती है वो इस दूसरे चरण के दरमियान भी हो रही है कि देखिए साहब, अगर इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ गया है तो इसका मतलब नतीजे के लिहाज से क्या होगा? क्या मतदान का प्रतिशत का बढ़ना सत्ता में वापसी है? क्या वोट प्रतिशत का घटना सत्ता से हटना है? क्या वाकई इन सब बातों का कोई मतलब है, या ये मिथक हैं जो अब खत्म हो चुके हैं, टूट चुके हैं? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। ये हुआ करता था जब 1975 वगैरह में इमरजेंसी लगी, उस समय के दौर में ये होता था तो या तो कांग्रेस को हटाने के लिए वोट पड़ते थे, या कांग्रेस दोबारा जब आती थी तो सिंपैथी वोट पड़ते थे 84 में जैसे। तो ये उस समय के फेज हुआ करते थे। आज आप डेफिनेटली नहीं कह सकते कि हाई टर्नआउट से किसका फायदा होगा, या ये भी नहीं कह सकते कि वेस्ट बंगाल में बहुत हाई टर्नआउट है तो उनके लोगों को, वोटर को प्रजातंत्र में ज्यादा विश्वास है और बिहार में कम है तो कम है। ये ऐसा है नहीं। वो जैसे वेस्ट आप साउथ इंडिया देखिए, साउथ इंडिया बेटर एडमिनिस्ट्रेटेड रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट पे हमेशा बेटर रहा है। केरला को देख लीजिए, तमिलनाडु को देख लीजिए, कर्नाटक को देख लीजिए। तो चूंकि वहां पे स्टेट अपरेटस से लेके उस तरह की नाराजगी नहीं होती है तो आमतौर पे आदमी कभी कभी सुस्त हो जाता है। लेकिन अगर वो मैसेज, जैसे मनोज जी ने एक बात सही कही कि अभी जो फेजेस हैं उसमें केरला में बीजेपी की स्थिति ऐसी नहीं है कि इलेक्टोरल गेन को वो सीट में कन्वर्ट कर पाए। वो बिल्कुल सही है कि 18 से 20% वोट आएंगे, लेकिन इससे आपको सीट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और यही आपको याद होगा कि कई राज्य ऐसे रहे जहां पे बीजेपी को बहुत समय तक 18-20% वोट मिलते रहे, सीटें नहीं मिलती थी। तो वही स्थिति केरल में होगी, कर्नाटक, तमिलनाडु में होगी। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि अगर आप इस समय देखें कि टर्नआउट बढ़ रहा है तो पिछले जो 7 दिनों में जिस तरह हाई पिच पे मोदी और उनकी मशीनरी ने इश्यूज को टेकअप किया है, और भले उसके नैतिकता हो सकती है कि इशू गलत है, अर्धसत्य बोला है, वो सब हो सकता है, लेकिन अगर उसने कन्विंस किया है तो टर्नआउट बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ा है तो मोदी जी को शायद तीसरे फेज के लिए फिर से इश्यूज बदलने पड़ेंगे, क्योंकि शायद वो वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मनोज सर,
आपको लगता है कि ये 2 चरण तो बीत गए, लेकिन जो असली लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की वो अब आने वाले चरणों में दिखेगी? क्योंकि अभी आधा मध्य प्रदेश बचा है, आधे से ज्यादा महाराष्ट्र बचा है, 80% बिहार बचा है, लगभग 80% उत्तर प्रदेश बचा हुआ है, और जो उत्तर भारत की जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, ये तमाम राज्य बचे हुए हैं। हाँ, देखिए ऐसा है कि अगर बीजेपी का टारगेट इस बारी 400 का है, या फॉर दैट मैटर अगर पिछले जैसे उनकी पहले 303 सीटें थी, अगर उसको भी उन्हें रिटेन करना है तो हर फेस में उनको बहुत अच्छे से इलेक्शन फाइट करना पड़ेगा। और मैं ये एनके सिंह और वो राहुल देव जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि कांग्रेस के पास बीजेपी का काउंटर नहीं है। बीजेपी ने जब कोर्स करेक्शन किया, इसका जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स जब फर्स्ट फेज 1 के बाद चेंज किया, तो बीजेपी के पास काउंटर नहीं है। तो काउंटर की तो आप बात छोड़िए, सैम पिट्रोडा ने तो सेल्फ गोल करने वो है इसमें किए हैं। तो कांग्रेस के पास, अगर कांग्रेस ऐसे ही डायरेक्शनलेस रही और अगर बीजेपी क्योंकि बीजेपी की मशीनरी बहुत बड़ी है और वो बहुत इफेक्टिव तरीके से अपनी बात कन्वे कर सकते हैं, तो अगर वो उसी तरीके से कन्वे करते गए तो मेरे को लग रहा है कि बीजेपी के लिए आने वाले फेसेस भी में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। मोहित, जो बात मनोज सर कह रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी संगठन भी इस बात को समझ रहा है कि सैम पित्रोदा 2024 में 2014 के मणिशंकर अय्यर बन चुके हैं हमारे लिए? नहीं, बिल्कुल मनोज सर ने जो बात कही है बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही है, और कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं इस पर आत्ममंथन, आत्मचिंतन करनी चाहिए कि अमेरिका में बैठ के किस तरीके से सैम पित्रोदा चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। एक बड़े नेता से मेरी बातचीत इस मसले पे हुई, उनका ये कहना था, उन्होंने ये कहा था कि आप शिकागो में बैठ के इस तरीके की बात करके देश में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मेहनत पे पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। ये कोई टॉपिक नहीं है। मनोज सर ने जो बात अभी कही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो साधन संसाधन और जो मशीनरी है उसका कोई तोड़ नहीं है। कांग्रेस के पास वो मशीनरी नहीं है, वो साधन संसाधन नहीं है, वो एक बात को जो है आगे तक पहुंचाने में उनके पास वो साधन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोई बात करते हैं तो पूरा देश सुनता है, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सैम पित्रोदा के बयान के बाद झटका लगा है। ठीक है, लेकिन विकास, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या आगे के तमाम फेजेस के लिए? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सनातन का सम्मान और इसके साथ साथ विकास, या इन तीनों के अलावा कुछ और भी है जो अभी खजाने में बचा हुआ है प्रचार के? देखिए, अगर बीजेपी नेताओं से और उनके रणनीतिकारों से अगर बात की जाए, अगर चुनाव के मुद्दे और एजेंडे पर चर्चा की जाए, तो वो सिर्फ विकासवाद की बात करते हैं। लेकिन जब भी चुनावी सभा में जाते हैं, चुनावी मंच पर उतरते हैं, तो क्या मुद्दे हैं और क्या एजेंडे हैं वो बिल्कुल सामने क्लियर हैं। क्योंकि जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है या धर्म का जो उनका एजेंडा है, हिंदुत्व का जो मुद्दा है, वो उनका कोर एजेंडा है, कोर इशू है, उससे वो बिल्कुल अलग हट नहीं सकते। और जैसे ही उससे मिलता जुलता कोई मुद्दा मिलता है तो तपाक से लपक लेते हैं और उसको फिर से भुनाने की कोशिश करते हैं। और आप देखें कि जैसे ही सैम पित्रोदा का बयान आया, उससे किस तरीके से बड़ी खूबसूरती के साथ बीजेपी के नेताओं ने और खासतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व से उसे जोड़ दिया और मंगलसूत्र से उसे जोड़ दिया और उस मुद्दे को उठाया और बिल्कुल पूरा मामला ही घूमता हुआ नजर आया और घूम गया है। तो बीजेपी की रणनीति शुरू से रही है और मौके का फायदा उठाने में बीजेपी के नेताओं की कोई शान ही इसमें नहीं है। तो यहाँ पर कांग्रेस कमजोर साबित हुई है और यहाँ बीजेपी उन्हीं के हथियार से उन पे हमला करती हुई नजर आ रही है। उनके ही मैनिफेस्टो से मुद्दे को उठा लिया गया, उनके ही नेताओं के बयान को उठा लिया गया। क्या आपको लगता है कि इसी चुनावी एजेंडे को और ज्यादा अग्रेशन देगी आने वाले चरणों में भारतीय जनता पार्टी? हाँ, देखिए, अगर आज वोटिंग परसेंटेज अगर कम नहीं होता है, अगर भले ही बढ़े ना, अगर 2019 के इक्वल भी अगर पहुंच जाए, तो मुझे लगता है कि बीजेपी इसी एजेंडे को आगे लेके जाएगी। क्योंकि आप अगर आज भी पीएम की स्पीच देखें तो ये एजेंडा उसमें बिल्कुल साफ दिखता है। मतलब राम मंदिर की भी बात होगी, सनातन पर खतरा है, इसका जिक्र भी होगा विकास के साथ साथ। मनोज सर? हाँ जी।